हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम सी टेट में ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 13 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें मैं आपको 2014 इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें मैं आपको 2019 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रही हूं और यह क्लास आपकी 30 नंबर वाली क्लास है। इस क्लास के माध्यम से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को अब हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए हैं, कथन ए और कथन बी। तो कथन ए क्या दे रखा है? कथन ए है बोरा असम में उपयोग किए जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन बी क्या है? कथन बी है धान की खेती में चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो धान की फसल के लिए ज़्यादातर पानी तो चाहिए ही होता है और ये है चिकनी मिट्टी में अच्छी तरीके से तैयार की जाती है। तो हमारा कथन ए भी सही हो जाएगा और कथन बी भी सही हो जाएगा। यानी कि बोरा जो चावल हैं वो असम के एक प्रकार की किस्म है जो चिकनी मिट्टी में अच्छी तरीके से क्या होता है, उनकी पैदावार होती है और इनमें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए कथन बी दोनों सही। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन की थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन की थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। ऑप्शन बी है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। और ऑप्शन डी क्या है? सैंडविच, सिकंजी और लेमन वाटर आदि को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा किसके माध्यम से दिया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने बच्चों को कागज़ में रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में सहायता की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स ने अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने के लिए सहायता प्रदान की? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए कूट के थ्रू। ऑप्शन ए है रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध का विकास करना। ऑप्शन बी है इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। ऑप्शन सी क्या है? चटाई को बनाने के लिए विभिन्न चरणों को याद करना। ऑप्शन डी क्या है? आकर्षक रंगों के पेपर चुनना तथा स्ट्रिप को पूर्णतः काटना सीखना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं कि कक्षा 3 के एक शिक्षक है जिनका नाम एलेक्स है। इन्होंने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं
इस थीम पर बच्चों से क्या कराया, काम कराया। इसमें क्या किया कि छात्रों को कागज़ में रंगीन पट्टियों को काटने के लिए कह दिया गया और पट्टियों को चटाई के रूप में की सहायता की, चटाई बनाने में उसकी सहायता की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया और इसके बाद जो एलेक्स है, जो शिक्षक एलेक्स है, यह बच्चों के किस बात पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता प्रदान कर रहा है। तो ऑप्शन ए है रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध का विकसित करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है कि इस गतिविधि को ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है चटाई बनाने के लिए विविध चरणों को याद करना, तो याद करने से तो कोई संबंध ही नहीं है। ऑप्शन डी क्या है कि आकर्षक रंगों के पेपर चुनने और स्ट्रिप को पूर्णतः काटना सीखना, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए वी डी। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसमें हमें उत्तर को बताना है कि अलबरूनी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ऑप्शन बी है उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की। ऑप्शन सी है अलबरूनी ने जिस स्थान से आया था वह उज्बेकिस्तान था। ऑप्शन डी क्या है, वह 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें हमें ये बताना है कि अलबरूनी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या है, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो ये गलत हो जाए क्योंकि उसने लिखा था। ऑप्शन बी है उसने अपने लेखों में भारत के तालाबों बनाने की तकनीक की प्रशंसा की, ये सही हो जाएगा। अलबरूनी जिस स्थान से आया वह उज्बेकिस्तान था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है वह 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आया था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलबरूनी की किताब का क्या नाम है। तो अलबरूनी की किताब क्या है, किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है, किताब उल हिंद। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किताब उल हिंद किसकी पुस्तक का नाम है, तो किसका नाम है, अलबरूनी की पुस्तक का नाम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। आंसर बताइए इसका। पहला ऑप्शन है यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी को एकत्र करता है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है यह नदियों से पानी को एकत्र करता है। ऑप्शन सी है यह एक सामुदायिक आधारित वर्षा जल का संचयन करता है। ऑप्शन डी क्या है, यह जल से अशुद्धियों का निस्पंदन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा कि यह एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन की एक प्रणाली होती है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जोहड़ क्या होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि जोहड़ क्या होता है, जोहड़ क्या होता है। तो जोहड़ क्या होता है, वे छोटे मिट्टी के चेक होते हैं। क्या होते हैं ये, तो जोहड़ क्या होता है, ये छोटे मिट्टी के चेक होते हैं, ये छोटे
मिट्टी के, किसके, मिट्टी के चेक बांध होते हैं। कैसे होते हैं? चेक बांध होते हैं जो वर्षा के जल को एकत्रित या संरक्षित करते हैं, जो वर्षा जल को संरक्षित क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं व एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। तो जोहड़ किसे कहते हैं? यह छोटे मिट्टी के चेक यानी बांध के प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे बांध होते हैं जिनमें वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है, इसी को जोहड़ कहते हैं। और जोहड़ समुदाय आधारित वर्षा जल का संचयन करने की एक संरचना होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। तो हमें कथन बताना है, यहाँ पर कथन दे रखा है और इसका कारण दे रखा है, और ये बताना है कि कौन सा कथन सही है और उसका कारण सही है या फिर गलत। ठीक है, तो कथन कथन क्या दे रखा है? कथन ए है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। इसका कारण क्या है? अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहले हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कथन और कारण आए तो उसमें क्या करें? क्योंकि या फिर इसलिए लगाकर जोड़ लें। जैसे कि खाना पका सकते हैं क्योंकि, यहाँ पर किसका प्रयोग करें? यहाँ पर क्योंकि का प्रयोग करके इसको कनेक्ट करके देख लें कि आंसर मतलब कारण सही है या फिर नहीं। तो इसको देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। कथन क्या है? हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। इसका कारण है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो पहला तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, कथन इसका सही है, लेकिन इसका जो कारण है वो गलत है। क्वथनांक नहीं होता है, यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। ऊंचाई पर क्या होता है? प्रेशर यानी कि दाब बढ़ जाता है, ना कि क्वथनांक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि विषय एक विषय है जो है परिवार और मित्र। मैंने आपको थीम्स बताई थी ईवीएस में एनसीएफ 2005 के थ्रू मैंने आपको 6 थीम बताई हैं। वही एनसीईआरटी में आपके चैप्टर हैं, वही एनसीईआरटी में चैप्टर हैं कक्षा 3, 4, 5 में। किसमें? कक्षा 3, 4, 5 की बच्चों के सिलेबस में ये 6 थीम्स हैं। थीम्स के थ्रू क्या है? उनके चैप्टर्स हैं जिनको वो पढ़ते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी के थ्रू हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को देखते हैं। विषय परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख विषय है और पौधे तथा जानवर को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि थीम के द्वारा मनुष्य तथा जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रिता पर प्रकाश डाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका कथन है कि विषय क्या है? परिवार तथा मित्र ईवीएस में एक प्रमुख विषय है। पौधे तथा जानवरों को परिवार और मित्र की उप थीम यानी कि सब टॉपिक बनाया गया है, क्योंकि थीम के द्वारा क्योंकि अन्योन्यश्रिता पर प्रकाश डाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और जल की अनुमानित यात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र और घर और पड़ोसी की एक सर्वेक्षण किया गया। क्या किया गया है? सर्वे की गई है। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रतिक्रियाएं विकसित की जा सकती हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और जल की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र और उसके घर के आस पड़ोसी के बीच क्या किया गया है, एक सर्वे की गई है। तो इसके माध्यम से बच्चे के कौन से कौशल और प्रक्रिया का विकास किया जा रहा है। ऑप्शन ए है परिकल्पना, निष्कर्ष और अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी है अनुमान, प्रयोग और अवलोकन। ऑप्शन सी है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। और ऑप्शन डी क्या है, प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना तथा अभिव्यक्ति करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना तथा अभिव्यक्ति करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा के सीमावर्ती राज्य हैं। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार। ऑप्शन बी है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसको हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा दिया है हरियाणा, यहाँ पर हमारा दिया है हरियाणा, और पूछा गया है कि हरियाणा के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर राजस्थान है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। आप देख सकते हैं इसमें इसकी सीमा लग रही है। ठीक है, ये हो गई, ठीक है, ये हो गई हिमाचल की सीमा, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की लग रही, राजस्थान की लग रही, और किसकी लग रही है, हिमाचल की लग रही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का हरियाणा के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है मधुमक्खी के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसको हमें कूट के थ्रू बताना है कि कौन कौन से इसमें ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है। ऑप्शन बी है छत्ते कुछ नर मक्खी भी होती हैं, छत्तों में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्तों के श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करती हैं। ऑप्शन सी है छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने में बच्चों को पालने का कार्य करती हैं। ऑप्शन डी क्या है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, मधुमक्खी के बारे में बताइए कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन ए है हमारा कि मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं और उसमें एक रानी मक्खी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में कुछ नर मक्खी भी रहती हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो नर मक्खियाँ होती हैं वो श्रमिक का कार्य करती हैं और रखवाली का कार्य करती हैं, वो छत्तों में नहीं रहती हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, छत्तों में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि नर मक्खियाँ जो होती हैं वही श्रमिक होती हैं, मादा मक्खियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों पर के चारों ओर उड़ती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी। क्या होगा, ऑप्शन ए और डी। तो किस में है, तो ऑप्शन 2 में हो जाएगा ये करेक्ट। ऑप्शन 2 क्या है, ए और डी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों में चिंतन करने और उत्तर देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। तो किस प्रकार का ये प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है काल्पनिक प्रश्न, ऑप्शन बी है तथ्यात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी है अभिसारी प्रश्न और ऑप्शन डी क्या है, विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि एक ईवीएस की शिक्षिका है, उसने बच्चों या छात्रों में चिंतन और उत्तर देने के लिए कहा है और कह रही है कि सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं।
तो यह किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषणात्मक प्रश्न। यानी कि इसमें क्या है, समस्या के बारे में पूछा जा रहा है, समस्या और समस्या का समाधान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथन ए और कथन बी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है, लगभग 4700 वर्ष पहले कुछ प्रारंभिक शहर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुए थे। कथन बी क्या है? कथन बी है, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का लगभग 1500 वर्ष पूर्व विकास हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कथन ए और बी में कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत है? तो ऑप्शन हमारा जो कथन ए है वो तो सही हो जाएगा और कथन बी जो है वो हो जाएगा गलत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही किंतु बी गलत। ए सही किंतु बी गलत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है, सबसे उपयुक्त कारण इसका क्या हो सकता है? किसके लिए? एकीकृत दृष्टिकोण के लिए संचालित करने वाली सिफारिशों के लिए इसका उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन ए है, ईवीएस विषयों से ऑप्शन ए है, ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करना और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। ऑप्शन बी क्या है? यह समग्र समझ विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन सी है, छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये गलत हो जाए, शिक्षक का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें बच्चे को भगवान मानना है और शिक्षक कुछ भी है, शिक्षक को कितने भी जुल्म दे दो लेकिन बच्चे पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक है। डी ऑप्शन है, एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। ये भी गलत हो जाए, टीचर के लिए कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जबकि क्योंकि सभी सुविधाएं जो हैं वो बच्चों के लिए होनी चाहिए। तो अगर आप इस माइंडसेट से क्वेश्चंस को करेंगे तो आप आंसर आसानी से सही कर पाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है, इसका उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका उपयुक्त कारण है ए और बी। ऑप्शन ए क्या है? ईवीएस विषयों में मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन। ऑप्शन बी है, यह समग्र समझ को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही। ए और बी दोनों सही। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि अपने विद्यार्थियों वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वह अपनी देखभाल कर सकें, यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताइए। उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं। ऑप्शन बी है, उन्हें परिचित लोगों से दूर रहना सिखाएं। ऑप्शन डी क्या है? गुड टच। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है, गुड टच और बैड टच के बारे में कार्यशालाओं को आयोजित करना चाहिए। और ऑप्शन डी है, छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड टच और बैड टच के बारे में कार्यशालाओं को आयोजित करना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि कौन सा गुड टच होता है और कौन सा बैड टच होता है, जिससे वे खुद से स्वयं के लिए जागरूक कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना और बंगाली चना मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के बारे में डाटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने छात्रों से यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों में अंकुरण दर की भिन्नता क्यों होती है, वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि रोशनी एक टीचर है। उसने अपने बच्चों के लिए सरसों, हरा चना, बंगाली चना और मिर्च के 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित किए? इसके लिए एक डेटा चार्ट के माध्यम से बताया गया, एक चार्ट के माध्यम से बताया गया कि उसने कितने बीजों को अंकुरित किया है। उन्होंने छात्रों से यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों का अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष निकालना। इसके माध्यम से बच्चे निष्कर्ष लगाना सीखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की स्थिति क्रमशः क्या है? इस क्वेश्चन को पहले हम मैप के थ्रू देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैप हो गया। इसमें तेलंगाना के सापेक्ष हमें, तेलंगाना ये रहा, इसके सापेक्ष हमें बिहार और गुजरात को बताना है। यहाँ गुजरात है और ये है हमारा बिहार। तो हम मैप के थ्रू समझेंगे इसको। ये हमारा पूर्व हो जाएगा, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर और यहाँ क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम तेलंगाना पे ही एक मैप को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हमने ड्रॉ किया है। इधर ये डायरेक्शन हो गई, इधर ये डायरेक्शन हो गई। सही है, ठीक है, इधर ये डायरेक्शन हो गई। तो हमें तेलंगाना के सापेक्ष बिहार और गुजरात की स्थिति को बताना है। तो बिहार किस डायरेक्शन में है? अब हम क्या करते हैं? दिशाएं बना लेते हैं। पूर्व हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा। तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा और ये उत्तर पूरब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कि उत्तर पश्चिम में किसके? तेलंगाना के उत्तर पश्चिम में क्या है? गुजरात। उत्तर पश्चिम में है गुजरात और उत्तर पूर्व में क्या है? उत्तर पूर्व में है बिहार। क्या है? उत्तर पूर्व में क्या है? बिहार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो तेलंगाना है वो तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात उत्तर पश्चिम में है और बिहार उत्तर पूर्व में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यार्थियों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि विद्यार्थियों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है शिक्षक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है शिक्षक डायरी, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट कार्य, ऑप्शन सी है चित्र बनाना, ऑप्शन डी क्या है? चित्र पठन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा शिक्षक डायरी से तो कोई संबंध ही नहीं है। प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए उपकरणों की अधिकतम संख्या क्या है? तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य करना चाहिए, चित्र बनाना चाहिए और पठन कार्य को संपन्न करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी डी। क्या होगा? बी सी डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी। ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। पर्वतारोही को अधिक ऊंचाई पर जाने पर उनकी नाक से खून बहने का क्या कारण है? तो इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए है रक्त वाहिनियों में दाब बाहरी दाब से अधिक होता है। रक्त वाहिनियों में दाब जो होता है वो बाहरी दाब से अधिक होता है। ऑप्शन बी है रक्त वाहिनियों में दाब
बाहरी दाब में कम हो जाता है। ऑप्शन सी है रक्त वाहिनियों में वाहिनियां दाब के बराबर हो जाता है। ऑप्शन डी क्या है, अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि पर्वतारोही को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उनके नाक से खून बहने का कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त वाहिनियों में दाब अधिक होता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से ऊष्मा का कुचालक समूह का चयन कीजिए। निम्न में से ऊष्मा का कुचालक समूह का चयन कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि ऊष्मा के कुचालक कौन कौन है। पहला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है ऊन लकड़ी लोहा। तो लोहा क्या है, ये कुचालक नहीं सुचालक है। ऑप्शन बी है तांबा हवा और जल। तो तांबा क्या है, सुचालक है। ऑप्शन सी है हवा ऊन और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, सुचालक है। तो ऑप्शन डी क्या है, ऊन प्लास्टिक और लकड़ी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऊन प्लास्टिक और लकड़ी यह क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने विद्यार्थियों को कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि पहले दिन से 10वें दिन तक बीज अंकुरण प्रकार का, एक शिक्षिका है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए 10 दिन तक बीज को अंकुरण करने के लिए समय दिया और ये कार्य दिया और विद्यार्थी की क्षमता का आकलन कर रही है। वह क्या कर रही है, बच्चों की आकलन। तो रीता जो है वो एक टीचर है। रीता विद्यार्थियों की कौन सी क्षमता का विकास कर रही है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है अनुमान करें और अंकुरित कर बीज कैसे दिखेंगे। हाँ, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा BCD। तो BCD किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में BCD है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पौधों की एक प्रजाति X है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के 22वें भाग में पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है प्रचुर। ऑप्शन बी है विदेशी। ऑप्शन सी है स्थानिक। ऑप्शन डी क्या है, विलुप्त होने की कगार पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्थानिक। क्या होगा, स्थानिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईवीएस में पर्यावरण का अर्थ है। ईवीएस में पर्यावरण का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है मानव निर्मित पर्यावरण। ऑप्शन बी है प्राकृतिक पर्यावरण। ऑप्शन सी क्या है, सामाजिक पर्यावरण। ऑप्शन डी है सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि ईवीएस में पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो ईवीएस में पर्यावरण का अर्थ है मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी कि चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ABCD। तो किस में है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हाथियों के विषय में हमें ये चुनना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, हाथियां झुंड में रहते हैं। जो हाथियां हथनी होती हैं वो किस में रहती हैं, झुंड में रहती हैं। ऑप्शन बी है, एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है, हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड में रहते हैं। ऑप्शन डी क्या है, 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर बताइए। तो पहला ऑप्शन है हथनियां,
झुंडों में रहती हैं, तो हथनियाँ और उनके बच्चे झुंड में रहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड ऑप्शन है, हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ देते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी है, 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? जबकि आमतौर पे 8 से 12, कितने? 8 से 12 हथनियां एक साथ रहती हैं, ना कि 20 से 25। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधियों छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे हैं, तो वे कौन कौन से विकास हैं जो मानचित्र पठन गतिशील छात्रों में कुछ योग्यताएं होती हैं जिससे कौशलों का विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बताइए, क्या होगा? ऑप्शन ए है स्थानों की सापेक्ष स्थितियों को समझना। ऑप्शन बी है स्थानों की दिशाओं को समझना। ऑप्शन सी क्या है? प्रतीकों और पैमानों को समझना। ऑप्शन डी है पैमानों के नक्शों के अनुसार सटीक रूप से आरेखण करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब एक ठीक हो जाएगा, जिसमें ए बी सी करेक्ट हो जाएंगे। ए क्या है? स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों के सापेक्ष दिशाओं को समझना और प्रतीकों और पैमानों को समझना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, सलीम और राजू विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता है। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः कौन से विकार से दोनों पीड़ित होंगे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए कि दो बच्चे हैं जिनका नाम, एक का नाम सलीम है और एक का नाम राजू है। सलीम को तला हुआ भोजन खाना पसंद है, जबकि सलीम को तला हुआ भोजन और मैदा खाना पसंद है, जबकि राजू को स्वस्थ खाना तो पसंद है, लेकिन वो पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों को नहीं खाता है। तो दोनों में कौन कौन से रोग होना संभावित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सलीम को मोटापा हो जाए क्योंकि वो तला खाता है और मैदा खाता है, जबकि जो राजू है वो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता, जिसके कारण उसे एनीमिया रोग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें जो आपके 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और आज का हमारा सी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना था? 14 था। इससे पहले की क्लासेस मैंने करा दी हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।